एवरीवन, आज के न्यूमेरिकल एनालिसिस से पहले एक क्विक रिवीजन ताकि सारे फॉर्मूले जो है आपको थोड़ा रिकैप्सुलेट हो जाए और फिर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो रिवीजन में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। आपका जो यहाँ आर है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर आपके पास जो म्यू टू और म्यू वन है, म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें आपका रिफ्रैक्टेड रे होता है, तो वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है। और म्यू वन एग्जैक्टली आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है जिसमें आपका इंसिडेंट रे होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने दिमाग में रखोगे। कंटिन्यू मैं करता हूं। जो आपके पास यहां पे ये टर्म है म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर, ये आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पावर को डिफाइन करता है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करता हूं। इसके बाद हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देखी। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस होता है और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को आप एमटी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को आप लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हो और आपका जो ट्रांसवर्स या लीनियर मैग्निफिकेशन होता है इट इज म्यू वन बाई म्यू टू टाइम्स वी बाई यू। तो आपको एग्जैक्टली यहां पर v बाई यू को, क्योंकि v बाई यू आपने मैग्निफिकेशन पहले ही पढ़ा होता है मिरर्स वगैरह में, आपको बस इस फैक्टर को म्यू वन बाई म्यू टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। कंटिन्यू करता हूं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपका होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मगर आपका इमेज और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस होते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको आप तब यूज करोगे जब आपके ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो आपको mm में दिया होगा या माइक्रोमीटर में दिया होगा। कंटिन्यू करता हूं। यहां पर आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, अगेन आप देखोगे वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आप स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ते हो, बट यहां पर रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए आप म्यू वन बाई म्यू टू से यहां पर क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। कंटिन्यू करता हूं। वेलोसिटी मैग्निफिकेशन के साथ अगर आप इमेज का वेलोसिटी देखना चाहते हो मगर परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, इसको आप रिलेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ जो कि होगी परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस थ्रू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है ये हमने लास्ट में देख लिया। फर्दर यहां पे ये वाला पॉइंट देख लिया। तो फर्दर अगर मैं यहां पे बात कहूं, अगर आप वेलोसिटी ऑफ इमेज देखोगे मगर पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, अगर आपका फॉर एग्जांपल इमेज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस चल रहा है, उसका अगर आप वेलोसिटी देखोगे, आप उस वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ यहां पे रिलेट कर सकते हो, मगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। तो किसके थ्रू या किस फैक्टर के थ्रू रिलेट होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के थ्रू आप इन दो वेलोसिटीज को यहां पे रिलेट कर सकते हो। कंटिन्यू करता हूं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये पूरा एनालिसिस जो आपका था ये तो स्फेरिकल सरफेस के लिए था। ये सारा जो एनालिसिस है ये सारा ये स्फेरिकल सरफेस के लिए है। बट जब आप प्लेन सरफेस की बात करोगे, प्लेन सरफेस के लिए आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आर को टेंड करना पड़ेगा टू इनफाइनाइट। जब आपका आर टेंड होगा टू इनफाइनाइट, आर जब आपका टेंड होगा टू इनफाइनाइट, ये पार्ट जीरो बन जाएगा। एक प्लेन सरफेस के लिए, एक प्लेन सरफेस के लिए आपका जो इक्वेशन है स्फेरिकल, जो आपके पास रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो मॉडिफाई हो जाएगी इस स्टाइल में। और यहां से अगर आप v निकालोगे, v आपका आ जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन इंटू यू। अब आप देख लो यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आपके पास v और u रिलेट हो रहे हैं, बट ये आपके पास म्यू टू बाई म्यू वन है, ये आपके पास म्यू टू बाई म्यू वन है, तो मुश्किल है नहीं। अब यहां पर इस फॉर्मूले में म्यू वन बाई म्यू टू है, तो अगेन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंट पार्ट है, ये डिफरेंट पार्ट है। प्लेन मिरर्स के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस है, वो इस फॉर्मूला से रिलेट होते हैं। फिर हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे थे। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम या रेयरर मीडियम में रखते हो ना, आप देखते हो कि ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करता है दूसरे मीडियम से, वो देखता है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो शिफ्टेड होता है। कहने का मतलब ये है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को पहले क्या करते हो, आप उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो रेयरर मीडियम में। जब आपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया रेयरर मीडियम में, उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो अवे फ्रॉम इंटरफेस बन जाता है। दैट मींस जो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, when object is placed in rarer medium shift is away from the interface। तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज का शिफ्ट है वो आप देखते हो कि इमेज अवे फ्रॉम द इंटरफेस चली जाती है। अब देख लो, ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप यहां पर h एक्चुअल मानते हो,
ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप एच एक्चुअल मानते हो, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस आप एच अपेरेंट मानते हो। अब मैंने अभी कहा ना कि इमेज जो है रेयर मीडियम है वो दूर चली जाएगी, तो आप देखते हो कि आपका एच अपेरेंट जो होगा वो एच एक्चुअल से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? म्यू टाइम्स बड़ा होगा। और म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? म्यू आपके डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि आपने रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे 1 लिया, आपने रेयर मीडियम यहां पर इस केस में एयर को माना है या वैक्यूम को, एयर को माना है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करता हूं। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करोगे डेंसर मीडियम में, आप देखोगे उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द इंटरफेस। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो बड़ा होने वाला है और इमेज तो टुवर्ड्स इंटरफेस चली गई, तो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम इंटरफेस छोटा होने वाला है। किस फैक्टर से? अगेन म्यू फैक्टर से। तो बड़ा छोटा तो आपको समझ में आ गया होगा, किस फैक्टर से बड़ा होगा, किस फैक्टर से छोटा आपका डिस्टेंस होगा, वो हमेशा म्यू होता है। और म्यू आपका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 1 लिखा ना, तो वो आपको यहां पर कहीं पे लेना नहीं है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल यहां पता है कि एच अपेरेंट एच एक्चुअल से बड़ा होने वाला है, शिफ्ट कैसे निकालोगे? एच अपेरेंट माइनस एच एक्चुअल। इसी तरीके से यहां पर आपको पता है कि एच अपेरेंट एच एक्चुअल से छोटा होने वाला है, तो यहां पर शिफ्ट कैसे निकालोगे? एच एक्चुअल माइनस एच अपेरेंट। तो बड़ी डिस्टेंस में से छोटे डिस्टेंस को सबट्रैक्ट करके आप यहां पे शिफ्ट निकाल सकते हो। मैं दिखाता हूं यहां पे आपके पास सिंपली, आप देख लो यहां पर आपके पास सिंपली, अगर मैं एच अपेरेंट की बात करूं, एच अपेरेंट आपका यहां पर एच एक्चुअल से बड़ा है, तो जो शिफ्ट होगा यहां पे इट विल बी एच अपेरेंट माइनस एच एक्चुअल। आपको सिर्फ देखना होगा कि बड़ा मेजरमेंट कौन सा है। यहां पे डायरेक्ट पता चल रहा है अपेरेंट हाइट जो, दैट मींस इमेज का जो डिस्टेंस इंटरफेस है वो बड़ा होने वाला है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से, तो इसीलिए आपने यहां पर इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर दिया। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास अपेरेंट हाइट जो है या अपेरेंट डेप्थ जो है आपका, वो कम होने वाला है एक्चुअल डेप्थ से। तो आप क्या करोगे? आप यहां पर एच एक्चुअल माइनस एच अपेरेंट करने वाले हो। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा, बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ग्लास स्लैब था। जो ग्लास स्लैब आपका होता है वो एक परमानेंट या आप बोल सकता हूं एक फिक्स शिफ्ट देता है आपकी इमेज को। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज को, कहने का मतलब कि जो आपके ग्लास स्लैब का शिफ्ट होता है इट इज सिंपली टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। एस यहां पे रिप्रेजेंट करता है जो शिफ्ट आपका ग्लास स्लैब देगा आपके ऑब्जेक्ट की इमेज को। फर्दर बात करूं तो टी यहां पर ग्लास स्लैब का ही थिकनेस होगा, म्यू जो यहां पर है वो एग्जैक्टली ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो एक ग्लास स्लैब जो है उसका शिफ्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, जो ग्लास स्लैब है वो एग्जैक्टली एक कांस्टेंट शिफ्ट देगा, और ये शिफ्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मैं लिखूंगा यहां पे शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लास्ट पॉइंट यहां पर, अगर आप मल्टीपल ग्लास स्लैब्स लोगे, तो मल्टीपल ग्लास स्लैब्स का मतलब आप कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब्स लोगे, तो एग्जैक्टली वो जो कॉम्बिनेशन होगा उसका एक आप म्यू कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हर एक ग्लास स्लैब अपना अपना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, तो इंडिविजुअल ग्लास स्लैब्स का शिफ्ट निकालो, उनको ऐड करो, वो आपको पूरी कॉम्बिनेशन का टोटल शिफ्ट देगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, हर एक ग्लास स्लैब के लिए आप अपेरेंट डेप्थ या अपेरेंट हाइट को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मल्टीपल ग्लास स्लैब्स है, आप हर एक ग्लास का अपेरेंट डेप्थ या अपेरेंट हाइट कैलकुलेट करो। टोटल अपेरेंट डेप्थ के लिए आप क्या करोगे? आप उन्हीं इंडिविजुअल अपेरेंट डेप्थ्स को एड अप करोगे। कहने का मतलब यहां पर अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब्स का निकालने की कोशिश करूं, तो म्यू कॉम्बिनेशन आपके पास होगा T1 प्लस T2 प्लस सो अपॉन अप टू Tn। यहां पर T1 रिप्रेजेंट करेगा पहले ग्लास स्लैब का थिकनेस, T2 रिप्रेजेंट करेगा दूसरे ग्लास स्लैब का थिकनेस, और Tn जो यहां पर है ये रिप्रेजेंट करेगा nth ग्लास स्लैब का यहां पे थिकनेस। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप देखोगे कि आपके पास T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2 प्लस सो अपॉन अप टू Tn बाई म्यू n है। ये जो T1 बाई म्यू 1 वाला पार्ट है ना, ये अपेरेंट हाइट या अपेरेंट डेप्थ होता है एक ग्लास स्लैब का।
ये दूसरे ग्लास स्लैब का, ये तीसरे ग्लास स्लैब का, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले ग्लास स्लैब का, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे ग्लास स्लैब का, μn रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nth ग्लास स्लैब का। मगर इंडिविजुअल टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एपेरेंट डेप्थ। आप देख रहे हो कि यहां पे हर एक एपेरेंट डेप्थ को मैंने यहां पर ऐड किया हुआ है, क्योंकि हर एक एपेरेंट डेप्थ अपने अपने ग्लास स्लैब की वजह से होगा। तो ये आपका म्यू कॉम्बिनेशन का ये स्टाइल है, और ये क्वेश्चन आपको HC वर्मा में भी मिलेगा। फर्दर कंटिन्यू मैं अगर करूं, यहां पर जो आपके पास समेशन ऑफ यहां पर थिकनेसेस है इंडिविजुअल ग्लास स्लैब्स का, ये तो पूरी कॉम्बिनेशन का थिकनेस बन जाएगा। तो न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है थिकनेस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मगर जो डिनोमिनेटर आपका है वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन का एपेरेंट डेप्थ या एपेरेंट हाइट। तो ये चीज आप टेक केयर इसका करना। फर्दर आप म्यू कॉम्बिनेशन को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, और ये आपका एग्जैक्टली HC वर्मा में भी एक क्वेश्चन है, जो कि वहां पे उसका आंसर फिर ये दिया गया है। तो अगेन ये आया वगैरह कहां से, वो सारा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो होपफुली ये क्विक रिवीजन हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं यहां पे, अ फिश इन वाटर। तो ऑब्वियसली फिश वाटर में ही होगी, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको n देकर है। सिंपल। फर्दर देखते हैं, लुक्स एट अ बर्ड। ऑब्वियसली बर्ड एयर में होगा ना, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 लेते हो, एयर में आपका एग्जैक्टली बर्ड प्रेजेंट होगा। सो अ फिश इन वाटर लुक्स एट अ बर्ड वर्टिकली। देख लो, जब वर्टिकली चीजें देखते हैं ना, तो आप वहां पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस लेते हो। कहने का मतलब ये है कि आप वहां नॉर्मल शिफ्ट्स की बात करोगे जब भी आपका ऑब्जर्वर वर्टिकली देख रहा होगा। तो यहां पर वर्टिकली वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और, अ फिश इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, लुक्स एट अ बर्ड वर्टिकली अबव इन द एयर। तो ऑब्वियसली बर्ड एयर में होगा। इफ y इज द हाइट ऑफ बर्ड, दैट मींस बर्ड किस हाइट पर है फ्रॉम द सरफेस, y हाइट पर है, एंड x इज द डेप्थ ऑफ फिश, और आपका जो फिश है वो कितना डेप्थ नीचे है फ्रॉम द सरफेस, x एग्जैक्टली वो डेप्थ नीचे है फ्रॉम द सरफेस, देन द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड, डिस्टेंस ऑफ किसका डिस्टेंस, बर्ड का डिस्टेंस, एज एस्टिमेटेड बाय द फिश। कहने का मतलब बर्ड को आप ट्रीट करोगे यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट, और जो फिश है उसको आप ट्रीट करोगे एज एन ऑब्जर्वर। तो ठीक है, अब मैं डायग्राम वाले पार्ट पे जाता हूं। आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। यहां पर मैंने एग्जैक्टली फिश को बनाया हुआ है, और यहां पर मैंने बर्ड को बनाया हुआ है। तो अगेन यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपली क्या कर सकते थे, आप सिंपली एक आई यहां पे बना सकते थे, और एक ऑब्जेक्ट यहां पे बना सकते थे, क्योंकि आपका फिश जो है वो आपका ऑब्जर्वर है, और आपका जो बर्ड है एग्जैक्टली वो इस वक्त आपका ऑब्जेक्ट है। एक बार और, आपका जो बर्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और जो आपका फिश है वो ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर ही फिश बर्ड को देख रहा होगा ना, सॉरी, ऑब्जर्वर जो है मतलब फिश जो है वही किसको देख रहा है, बर्ड को देख रहा है। आपको सिंपली बताना है कि ऑब्जर्वर के हिसाब से ये जो बर्ड है ये किस हाइट पर है, ऑब्जर्वर के हिसाब से बर्ड किस हाइट पर है। तो आप देख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको पहले ही पता है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर आपका किस मीडियम में है, डेंसर मीडियम में। तो पहला पॉइंट मैं उसको क्लियर करूं, ऑब्जर्वर आपका डेंसर मीडियम में है। ऑब्जर्वर आपका डेंसर मीडियम में, ऑटोमेटिकली आपका बर्ड किस में होगा, वो रेयरर मीडियम में होगा। बर्ड किस में होगा, वो रेयरर मीडियम में होगा। अब यहां पर आप किसको शिफ्ट देते हो, आप देते हो ना ऑब्जेक्ट की इमेज का शिफ्ट आप लेते हो ना। आप सिंपली डिस्टेंस जो एग्जैक्टली जिसको आप शिफ्ट देते हो वो ऑब्जेक्ट को देते हो ना। आपका ऑब्जेक्ट ये है, रेयरर मीडियम है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैं लिखता हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, रेयरर मीडियम है। जब भी आपका रियल ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता है, शिफ्ट कहां की तरफ होता है, अवे फ्रॉम इंटरफेस। अभी आपने रिवीजन में देखा होगा, तो एग्जैक्टली इसकी इमेज को शिफ्ट मिलेगा अवे फ्रॉम इंटरफेस। तो इमेज कहीं यहां पर होगी आपकी। अच्छा, ये जो आपका ऑब्जर्वर है ये इस ऑब्जेक्ट को मत देखेगा, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेगा ना। और ये जो इमेज है, मैं बोल सकता हूं ये इमेज इंटरफेस से दूर चली गई। कितना दूर चली जाएगी, मैं बोल सकता हूं ये तो y था एक्चुअल डिस्टेंस। अब आप बोल रहे हो कितना दूर चला जाएगा यहां पे, तो ये जो इमेज होगी मैं बोल सकता हूं कि ये आपके इंटरफेस से n टाइम्स y ऊपर चली गई।
अभी रिवीजन वीडियोस में, रिवीजन वाले पार्ट में आपने देखा होगा ये। तो अगेन मैं सिंपल बताऊंगा, क्योंकि अब आपको इतना क्लियर होना चाहिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, रेयर मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट मिलेगा अवे फ्रॉम द इंटरफेस, और जो एग्जैक्टली इसको शिफ्ट अवे फ्रॉम द इंटरफेस मिलेगा, तो एग्जैक्टली इस इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस किसके बराबर होगा, एक्चुअल डिस्टेंस y लोगे, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, n से करोगे। अब जरा देख लो, इस फिश को ये इमेज दिख रही है, तो एग्जैक्टली ये इमेज फिश की आई से कितनी ऊपर ऊंचाई पर है, एक आप ये x वाला पार्ट लोगे, दूसरा आप एग्जैक्टली यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट लोगे, ny वाला पार्ट लोगे। तो मैं कह सकता हूं ना कि एग्जैक्टली जो ऑब्जर्वर की आई और इस इमेज के बीच का सेपरेशन है, मैं बोल सकता हूं ना, वो एक तो आपको x लेना पड़ेगा, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, ny। तो आप यहां पे ny करोगे। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ये डी ऑप्शन है। देख लो 2019 एम्स का क्वेश्चन है। मैं और बोल रहा हूं, ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर फील करके पढ़ोगे, रियलाइज करके पढ़ोगे ना, क्वेश्चंस हार्डली 30 सेकंड्स में बन जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैकेनिक्स वाले पार्ट पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं, फिर ग्रेविटेशन वाला पार्ट, फिर वेव्स एंड ऑसिलेशन, बस वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स को छोड़ देते हैं। जबकि ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे, ट्रेंड जो मैं बता रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं, नीट के एग्जामिनेशन में या एम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो आप अगर ऑप्टिक्स स्किप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तो ऑप्टिक्स पे पूरा होल्ड लाओ, इतना ज्यादा होल्ड लाओ कि पहले ऑप्टिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन आप कर दो, तो पहले ही 6 क्वेश्चन फिजिक्स में हो गए। एक एवरेज या अबो एवरेज स्टूडेंट जो है, जो ना सिलेक्शन निकालता है बट टॉप रैंक में नहीं होता है, तो वो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन करता है। तो आप अगर ऑप्टिक्स से ही पहले 5-6 क्वेश्चन कर दोगे, रह गए 19 क्वेश्चन, वो भी आप किसी ना किसी चैप्टर से निकाल दोगे, जो कि आपके स्ट्रांग होंगे। तो ऑप्टिक्स को बिल्कुल स्किप मत करो। अगेन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, वो देख लो, आपका ऑप्टिक्स इवेंचुअली स्ट्रांग होता जाएगा। तो होपफुली ये आइडिया आपको मिला होगा कि क्यों मैंने यहां पर इस वाले पार्ट को ही अवे फ्रॉम इंटरफेस लिया, मैंने इसकी बात क्यों नहीं की। चलो थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं। लेट अस एज्यूम कि अब मैं इसको ऑब्जर्वर मानूं और इसको ऑब्जेक्ट मानता हूं। सिंपल, मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अब मैं सिंपली बोल रहा हूं, लेट अस एज्यूम ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर है, और अगर ये ऑब्जर्वर है तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलो मैं इसको ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। अब देख लो, बर्ड क्या कर रहा है, अब तो बर्ड ऑब्जर्वर है, बर्ड ऑब्जर्व किसको कर रहा है, फिश को ऑब्जर्व कर रहा है। तो एग्जैक्टली इस बर्ड को क्या लगेगा, फिश नीचे चली गई कि ऊपर चली गई। ये जो बर्ड है, ये ऑब्जर्व कर रहा है ना फिश को, तो एग्जैक्टली जब ये इसकी इमेज को ऑब्जर्व करेगा, वो इमेज इस फिश की टुवर्ड्स द इंटरफेस चली गई होगी कि अवे फ्रॉम इंटरफेस। एक बार सोचो, पहले आपका जो इमेज है, या सॉरी आपका जो ऑब्जेक्ट अब है ना, ये फिश, ये आपका डेंसर मीडियम में है। अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, एग्जैक्टली इसका इमेज जो है, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द इंटरफेस, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो इमेज है वो शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स द इंटरफेस। तो आपके पास इमेज जो है वो यहां की तरफ चली जाएगी। अच्छा, जरा इंटरफेस और इमेज के बीच का सेपरेशन अब जरा बता दो, इमेज और इंटरफेस के बीच का सेपरेशन बता दो। जो आपके इमेज और इंटरफेस के बीच का सेपरेशन है वो कम है ना आपके इंटरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच के सेपरेशन से। तो आप यहां पर x तो लोगे, आप यहां पर x तो लोगे, बट इस वक्त आप इसको n से डिवाइड करोगे। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका ऑब्जर्वर, नया ऑब्जर्वर लिया ना अब हमने, अब ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, और एग्जैक्टली यहां पर ये जो आपके पास है, ये आपका ऑब्जर्वर नहीं है, ये अब आपका फिश ऑब्जेक्ट है, ये जो बर्ड है ये अब ऑब्जर्वर है। इस बर्ड को कितना एग्जैक्टली डेप्थ नीचे लगेगा, फिश है, तो आप देख लो, एक तो इसका अपना हाइट y आ जाएगा, प्लस 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 फर्दर देख लो, एग्जैक्टली यहां पर ये जो बर्ड है, ये इस फिश को नहीं देखेगा, फिश की इमेज को देखेगा। फिश की इमेज इंटरफेस से कितना नीचे है, x/n, तो y तो आपने ले लिया, और कितना नीचे जाओगे इस बर्ड के हिसाब से, और कितना नीचे जाना है आपको, बस x/n नीचे जाना है, तो प्लस x/n कर दो। तो एग्जैक्टली ये आपके पास आ जाता डिस्टेंस एज सीन बाय बर्ड, ये वाला पार्ट। तो अगेन आप देख सकते हो कि बहुत आसान है ये प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको HC वर्मा में दी होती है। तो अगेन आपका काम क्या होगा कि आप इस न्यूमेरिकल के बाद HC वर्मा खोलो, वहां पर ऐसे बर्ड वाले प्रॉब्लम्स देखो, एक एक करके सॉल्व करो, आपका तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर। तो आपको एक कंटेनर देकर है, उस कंटेनर में कितना पानी आप फिल करोगे, कितना पानी आप फिल करोगे।
तो कंटेनर का हाइट कितना देकर है 21 सेंटीमीटर, कंटेनर का हाइट कितना देकर है 21 सेंटीमीटर, सो दैट इट विल अपीयर, मतलब होगा नहीं हाफ फिल, बट आपकी आंखों को लगेगा कि एज इफ आपका कंटेनर क्या है, आपका कंटेनर यहां पर हाफ फिल्ड है। बट अगेन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, आप कंटेनर को व्यू कर रहे हो, कंटेनर की बेस को देखोगे ना, कंटेनर की बेस को देखोगे। जब आप कंटेनर में देखते हो पानी कितना पहुंच गया, तो आप एग्जैक्टली नॉर्मली देखते हो कंटेनर में, और आप सिंपली कंटेनर के बेस को देखते हो, यही होता है ना। तो कंटिन्यू करता हूं। सो व्हेन व्यूड अलोंग नॉर्मल, अलोंग नॉर्मल क्यों बोला गया है, ताकि आप पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन यूज करो, ताकि आप अपेरेंट डेप्थ वाली फॉर्मूलाज को यूज कर सको, और कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको यहां पर बोला गया है अलोंग नॉर्मल। अगर बोला जाता कि आप अलोंग कॉर्नर देख रहे हो, तो तब जाके पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन यूज वहां नहीं होती। तब जितना हमने पढ़ा ना, रिफ्रैक्शन अलोंग दी प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन अबाउट द कर्व्ड सरफेस, वो फॉर्मूले वहां पे यूज नहीं होती। तो फिलहाल के लिए एक बार और, हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर सो दैट इट विल अपीयर हाफ फिल्ड व्हेन विव्ड अलोंग नॉर्मल टू द वाटर सरफेस। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देकर है 4/3 देकर है। अब कहने का मतलब क्या है, समझो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। लेट अस एज्यूम ये आपके पास कंटेनर है, तो मैं सोल्यूशन यहां पे दिखा रहा हूं आपको। लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास कंटेनर है, तो ये आपके पास कंटेनर है। आप कहां से देख रहे हो, आप एग्जैक्टली यहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप यहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यही है ना। अब समझो यहां पर जब आप एग्जैक्टली इसमें थोड़ा सा पानी डालोगे ना, तो देख लो मैं थोड़ा सा यहां पे पानी इसमें डालता हूं, आप चेक करते जाओ। मैं थोड़ा सा इसमें वाटर फिल करता हूं, मैं थोड़ा सा पानी एग्जैक्टली इसमें फिलहाल के लिए फिल करता हूं। तो एग्जैक्टली जब ये ऑब्जर्वर देखेगा ना, इसको देखना पड़ेगा इस पानी के थ्रू। इस ऑब्जर्वर के लिए जो एग्जैक्टली इस कंटेनर का बेस है, मैं बोल सकता हूं कि वो वाटर में होगा। इस ऑब्जर्वर के लिए जो इस कंटेनर का बेस है, इस ऑब्जर्वर को लगेगा ना कि ये जो कंटेनर का बेस है ये पानी में है, तो एग्जैक्टली कंटेनर का बेस जो होगा ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आपका ऑब्जेक्ट पानी में है, पानी आपका डेंसर मीडियम है, तो ऑब्जेक्ट किस में है, हियर ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस ऑफ कंटेनर, बेस ऑफ कंटेनर ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर को लगेगा कि बेस जो है ना वो ऊपर की तरफ एलिवेट हुआ है, क्योंकि जब भी आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है उसकी इमेज शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द इंटरफेस। तो एग्जैक्टली इसको लगेगा कि ये कहां चला गया, ये ऊपर चला गया बेस। तो इस चीज को आप समझो। तो अब आपको करना क्या होगा, फिर आपको कंटेनर को आधे से ज्यादा फिल करना पड़ेगा, आधे से ज्यादा फिल करना पड़ेगा। तो चलो पहले करता हूं मैं इसको आधे से ज्यादा फिल। आपको कंटेनर को आधे से ज्यादा फिल करना पड़ेगा। आप अभी समझ जाओगे क्यों, आप अभी समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं एक एक पॉइंट आपको यहां पे समझाऊंगा, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम यही है कि आप इस चीज को परसीव नहीं कर पाते हो अच्छे तरीके से। आप देख लो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास यहां पर x है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट आपके पास 21 - x होगा। इसमें मुश्किल मत है कहीं पे, एक बार और सुन लो। लेट अस एज्यूम ये कितना आपके पास है, ये आपके पास x है, तो ये कितना होगा 21 - x। क्यों, क्योंकि टोटल हाइट जो है ना कंटेनर का वो 21 सेंटीमीटर देकर है। मुश्किल होगा नहीं आपको। फर्दर देख लो, अब इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो बेस है थोड़ा एलिवेटेड होगा ना, तो चलो मैं इसका इमेज बनाता हूं। मैं एग्जैक्टली कंटेनर के बेस का इमेज बनाता हूं और इसका इमेज समवट यहां पर आ जाएगा। लेट अस एज्यूम कि इसका इमेज यहां पर कहीं पे आ रहा है। मुश्किल मत है। अब अगर इसका फॉर एग्जांपल इसका इमेज थोड़ा ऊपर चला गया, मैं बोल सकता हूं कि ये अगर आपके पास 21 - x होगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट जो आपके पास है ये भी होगा ना 21 - x, क्योंकि आपका बेस एलिवेट ऊपर की तरफ हो गया। आपका जो बेस है वो एलिवेट ऊपर की तरफ हो गया, और अब इसको लग रहा है कि आपका कंटेनर हाफ फिल्ड है। कहने का मतलब इस ऑब्जर्वर को लग रहा है जितना खाली है उतना भरा हुआ है, मगर उसको ये बेस दिख रहा है ना, तो एग्जैक्टली जो ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, ये ऑब्जर्वर को लग रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर के हिसाब से बेस ये है, नीचे वाला पोर्शन एग्जैक्टली अब तक नहीं लोगे। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कहने का मतलब इस वाले पार्ट को
आप और एक तरीके से निकाल सकते हो ना, क्योंकि जब भी आपका ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इंटरफेस चला जाता है तो एग्जैक्टली ये इमेज होती है। एक्चुअल में इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस आप किसके बराबर लेते हो, h बाई म्यू। अगेन अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो प्रॉब्लम होगी, बट मैं एज्यूम करूंगा कि आपने देखा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है ये शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द इंटरफेस, और जो इमेज होती है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस कितना होता है, h बाई म्यू। तो एग्जैक्टली मैं यहां पे 21 माइनस एक्स को लिख सकता हूं, ये h बाई म्यू के बराबर है। ये किसके बराबर है, h बाई म्यू के बराबर। मगर क्वेश्चन यहां पर यह है कि h किसके बराबर है, h एग्जैक्टली आपका ये x है ना, क्योंकि एक्चुअल h क्या होता है, h होता है ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का है फ्रॉम दिस इंटरफेस वो तो ये है ना एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली इंटरफेस के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस है वो तो x है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इट इज इक्वल टू x बाई म्यू। जरा सॉल्व करो, देख लो मुझे यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे 21 माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स अपनी जगह पे, म्यू का वैल्यू आपको देखकर है 4/3, और मैं इसको लिख सकता हूं 3x/4। आप इस 4 को यहां ट्रांसपोज कर दो, आपकी मर्जी, या आप ऐसे कर सकते हो 21 इस x को यहां ट्रांसपोज कर दो, इट इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x। ये आपका आ जाएगा यहां पे, इसका एलसीएम ले लो, ये आपका 7x/4 आ जाएगा। आप यहां पे कर सकते हो 7 1 और 7 3 21। तो कहने का मतलब आपके पास ये जो 3 है ये आ जाएगा x/4 के बराबर, आपका जो x है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपको एग्जैक्टली कंटेनर को कितना फिल करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर फिल करना पड़ेगा, तब जाके ये जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि आपका जो कंटेनर है वो हाफ फिल हो गया, उसको लगेगा कि कंटेनर हाफ फिल्ड है। क्या मगर एक्चुअली में हाफ फिल्ड होगा, नहीं, आपने एक्चुअली ज्यादा फिल किया होगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको कहीं पे डाउट नहीं होगा। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देखो, पहले थोड़ा फील लो कि किस तरीके से आप डील करते हो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड इन डेंसर मीडियम। और यहां पर अगेन रिफ्रैक्शन अबाउट द प्लेन सरफेस की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस का कॉम्बिनेशन। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर शोज अ ग्लास हेमिस्फीयर M। तो आप देख लो यहां पर, ये आपकी फिगर है और इस फिगर में ये आपका ग्लास हेमिस्फीयर M है, ये आपका ग्लास हेमिस्फीयर M है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 देकर है, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर ये रेडियस दिखा दिया 10 सेंटीमीटर, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। कंटिन्यू करता हूं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O, तो यहां पर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट O दे रहा हूं, ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट O है यहां पे। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द फ्लैट सरफेस। तो 20 सेंटीमीटर तो मुझे लेना है, मगर बिहाइंड द फ्लैट सरफेस, ये चीज का टेक केयर आपको करना है। कंटिन्यू करते हैं। तो बिहाइंड द फ्लैट सरफेस विच इज व्यूड बाय एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। तो ऑब्जर्वर कर्व्ड सरफेस के सामने है, ये आपको सीन देकर है। कंटिन्यू करता हूं। फाइंड द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस। ये 2 रिफ्रैक्शंस क्यों पहले यहां पर बोला गया, ये समझना है आपको। तो एज सीन बाय ऑब्जर्वर, एक रिफ्रैक्शन जो है ना वो आपको प्लेन सरफेस पर दिखाना पड़ेगा, दूसरा रिफ्रैक्शन आपको यहां पर कर्व्ड सरफेस पर दिखाना पड़ेगा। अच्छा, कर्व्ड सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन दिखाओगे तो वहां तो पूरा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो स्टार्ट वहीं से करता हूं। चलो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला मैं पहले लिखता हूं यहां पे। पॉइंट नंबर 1 मैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लिखता हूं, μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u, इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। ये आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले, मगर किस सरफेस के लिए, किस सरफेस के लिए, इस कर्व्ड सरफेस के लिए यूज करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट। बट उससे पहले आपको इस फ्लैट सरफेस का टेक केयर करना है। जरा देख लो यहां पर, ये फ्लैट सरफेस जो है ये एग्जैक्टली 2 मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। किस किस मीडियम को, ये सेपरेट कर रहा है इस रेयरर मीडियम को, और ये सेपरेट कर रहा है इस डेंसर मीडियम को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इस फ्लैट सरफेस के लिए, इस फ्लैट सरफेस के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे दूसरा पॉइंट, फॉर फ्लैट सरफेस, फॉर फ्लैट सरफेस object is in rarer medium। अगर ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में होगा उसको शिफ्ट मिलेगा अवे फ्रॉम द इंटरफेस। तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो एग्जैक्टली कहीं यहां पर आपको मिलेगी अवे फ्रॉम द इंटरफेस।
तो अब अगर आपका ये इमेज है यहां पे पहला इमेज, तो I1 लिख रहा हूं, ये इमेज कब आपको मिलेगा, जब आप रिफ्रैक्शन इस प्लेन सरफेस के लिए बताओगे। तो पहला रिफ्रैक्शन हो गया ना, दूसरा रिफ्रैक्शन इस कर्व्ड सरफेस के लिए होगा, इसलिए तो क्या लिखा है यहां पे 2 रिफ्रैक्शंस। तो पहला रिफ्रैक्शन हमें पता है बहुत आसान रहने वाला है, आपका जो इमेज है वो अवे फ्रॉम इंटरफेस आपको मिलने वाला है। पहली रिफ्रैक्शन से जो इमेज आपको मिलेगी वो तो अवे फ्रॉम इंटरफेस आपको मिलने वाला है। अच्छा, इमेज का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लैट सरफेस कितना होगा, ये दूर जा रहा है ना, ये दूर जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपके पास नया सेपरेशन होगा, ये वाला पार्ट, ये बड़ा है ना, 20 से बड़ा है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली यहां पर ये आपके पास म्यू टाइम्स 20 सेंटीमीटर होगा, विच इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू 3/2 है, मल्टीप्लाई कर दोगे 20 सेंटीमीटर से, ये आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आपका जो ये पहला इमेज है, ये इमेज जो है अब एग्जैक्टली इसको ऑब्जेक्ट आप ट्रीट करोगे कर्व्ड सरफेस के लिए, मगर फिलहाल के लिए यहां पर जो आपके पास ये इमेज यहां पर आई है, ये एग्जैक्टली फ्लैट सरफेस से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। मुश्किल मत है कहीं पे। अब जरा दूसरा पॉइंट देख लो, यहां पर अगर मैं आप इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं, कर्व्ड सरफेस के लिए आप ये वाला पार्ट नहीं लोगे ना, ये वाला पार्ट अब आपको कर्व्ड सरफेस के लिए नहीं लेना है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कर्व्ड सरफेस के रेस्पेक्ट में आप अब इस ऑब्जेक्ट को नहीं लोगे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, कर्व्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा ये इमेज। तो आपको एग्जैक्टली कर्व्ड सरफेस के पोल से इस इमेज I1 का डिस्टेंस देखना होगा। आपको पता है कि फ्लैट सरफेस से लेके इमेज तक का डिस्टेंस 30 है और ये वाला पार्ट 10 है, तो टोटल डिस्टेंस आपका 40 सेंटीमीटर आएगा इस इमेज I1 का एग्जैक्टली इस कर्व्ड सरफेस के पोल से। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये तो कौन सा डिस्टेंस बन गया, ये आपका यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया। इमेज डिस्टेंस अभी हमने निकाला नहीं ना, मगर μ1 μ2 तो बोल सकते हैं ना। तो अब आराम से देख लो, मैं रे डायग्राम बनाने वाला हूं, आराम से देखते जाओ। ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली आपके पास, ऑब्जेक्ट से एक रे उठेगी। आराम से देखना मैं क्या बना रहा हूं यहां पे। ये ऑब्जेक्ट से रे उठ रही है और आपको पता है यहां पे कि रे एग्जैक्टली यहां पर डेंसर मीडियम में जाने वाली है, तो रे जो है वो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये सारा आपको पता है। तो रे का एक्चुअल पाथ ये होने वाला था, ये एक्चुअल पाथ होने वाला था। यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, रे जो है एग्जैक्टली वो थोड़ा शिफ्ट या बेंड हो जाएगी सच दैट कि आप एग्जैक्टली उस रे को इस तरीके से प्रोड्यूस जब करोगे तो एग्जैक्टली आपको इमेज I1 यहां पे मिलेगी। कहने का मतलब ये रे आ गई, ये एग्जैक्टली इस पाथ से रिफ्रैक्ट हो गई। ये पहला रिफ्रैक्शन है, होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। एक बार और सुन लो, ये आपके पास रे उठी, स्ट्राइक यहां पे किया आपने, नॉर्मल ड्रॉ किया, रेत का पाथ एक्चुअल ये था, बट रे बेंड हो गई एग्जैक्टली यहां पर टुवर्ड्स नॉर्मल, बिल्कुल सही। इस रे को जब आपने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो आपको इमेज I1 यहां पे मिली। मुश्किल मत है कहीं पे। अगेन आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, कर लो नॉर्मल ड्रॉ, बट वहां पर फिर आप देखोगे फाइनली यहां पे और एक रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन में आप क्या देखोगे कि ये रे बेंड हो जाएगी और ये ऑब्जर्वर की आई में चली जाएगी। ये ऑब्जर्वर की आई में चली जाएगी, आप आराम से देखते जाओ, ये ऑब्जर्वर की आई में चली जाएगी। इस तरीके से ऑब्जर्वर की आई में चली गई। अब समझो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे फोकस करना है आपको। देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो आपके पास रे है ना, ये रे एग्जैक्टली लग रहा होगा आपको कि ये इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, क्योंकि अब आप इस कर्व्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट I1 है। पहले पूरा क्लियर रखो इसको कि कर्व्ड सरफेस के लिए I1 आपका ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल है ना। तो ये जो रे आपके पास यहां पर है, ये इंसिडेंट रे है और ये इस ऑब्जेक्ट से आ रही है। ये इंसिडेंट रे है, ये इस ऑब्जेक्ट से आ रही है। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होगी वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कहलाता है ना। तो आपके पास इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये आप सिंपली यहां पर μ1 लोगे। अच्छा जरा ये वाला मीडियम देख लो, इस मीडियम में आपका कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे। जिस मीडियम में आपका रिफ्रैक्टेड रे होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कहलाता है। ये मीडियम एयर है ना, तो कहने का मतलब आपका μ2 का जो वैल्यू है, आपके म्यू2 का जो वैल्यू है यहां पे एग्जैक्टली वो आपके 1 के बराबर है। अब जरा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। ये आपका यहां पे पोल है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां ड्रॉ कर सकते हो ना। तो जितनी भी मेजरमेंट्स यहां से होंगी चलो उनको पॉजिटिव ले लो, जितनी भी मेजरमेंट्स पीछे से होंगी उनको चलो नेगेटिव ले लो।
चलो कंटिन्यू करते हैं। आपके पास यहां पर तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, जरा μ2 का वैल्यू देख लो, μ2 1 के बराबर है, मैं 1 लिख रहा हूं। इमेज डिस्टेंस आपको नहीं पता, क्योंकि ये जो इमेज डिस्टेंस है यही तो आपको ले जाएगा फाइनल इमेज पे, ये आपको फाइनल इमेज पे ले जाएगा, और वो फाइनल इमेज आपकी सेकंड इमेज होगी विच यू विल ऑब्टेन आफ्टर सेकंड रिफ्रैक्शन। तो अब देख लो आराम से देख लो, यहां पर आपके पास μ2 का वैल्यू 1 है, डिवाइड करोगे, आपको तो v निकालना है, क्योंकि यही v आपको दूसरी इमेज के पास ले जाएगा, फाइनल इमेज के पास ले जाएगा, तो v आपको निकालना है, माइनस μ1 का वैल्यू वो तो 3/2 है। अच्छा जरा u का वैल्यू देख लो, u आप लोगे ना एग्जैक्टली ये आपका है ना ऑब्जेक्ट, इस कर्व्ड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है ऑब्जेक्ट। सो एग्जैक्टली ये डिस्टेंस 40 होगा, ये 40 एग्जैक्टली पॉजिटिव पे ले रहे हो तो आपको प्लस 40 लेना पड़ेगा, तो मैं यहां पे प्लस 40 ले रहा हूं। इट इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू आपके पास 1 माइनस ये 3/2 आ जाएगा, और आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर देकर है क्वेश्चन में, आपको देकर है यहां पे क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 10 है, तो डिवाइड आप यहां पे 10 से कर दो, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। चलो कंटिन्यू करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं ना 1/v माइनस ये आपका आ जाएगा 3 ये 80 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू यहां पर आपके पास ये आएगा 2 - 3 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू 2 - 3 -1/20 आ जाएगा। आप इसको फर्दर अगर यहां पे सॉल्व करोगे ये आपका -4/80 आ जाएगा। अब आपको पता है मैंने क्या किया, मैंने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, -4/80 आ गया। जरा कंटिन्यू करते हैं, मैं इसको यहां ले जाता हूं, मैं एग्जैक्टली इस वाले पार्ट को यहां ट्रांसपोज करता हूं, तो आपके पास 1/v अपनी जगह पर, इट इज इक्वल टू यहां -4/80 है, और ये आ जाएगा, जब ये ट्रांसपोज हो जाएगा ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो +3/80 आ जाएगा। तो आपके पास 1/v जो है, आप 80 को यहां एलसीएम ले सकते हो, -40 फिर -4 + 3 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आपके पास सीधे -1/80 आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लो तो v का वैल्यू -80 आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो दूसरी इमेज मिलेगी वो नेगेटिव एक्सिस पे मिलेगी। नेगेटिव एक्सिस तो पोल के रेस्पेक्ट में ये वाला एक्सिस है ना, तो आपको पोल से चलना पड़ेगा इसी एक्सिस पे। कितना चलोगे? 80 सेंटीमीटर चलोगे, तो एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फाइनल इमेज होगा ना आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस, वो इस एक्सिस पे कहीं पे आपको मिलेगा। मैं बोल सकता हूं वो पोल के रेस्पेक्ट में 80 सेंटीमीटर पे मिलेगा, मगर इस एक्सिस पे तो एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे मिलेगा I2, और ये जो I2 होगा अगेन यहां पर 80 सेंटीमीटर होगा। देखो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, यहां पर एग्जैक्टली ये ऑब्जर्वर जो है ना, देखो कितना नजदीक इसको लग रहा है ये इमेज इस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट देखो कितना दूर है यहां पे, बट इसको ये ऑब्जेक्ट अपने सामने लगेगा। तो अगर ये इस ऑब्जेक्ट को पकड़ने जाएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, यहां पर तो एग्जैक्टली एक मिरर है, सॉरी मिरर नहीं, आपके पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, तो एग्जैक्टली इसका इमेज यहां पे बन रहा है। इस ऑब्जर्वर को लगेगा इमेज तो मेरे सामने है, जो ही पकड़ने जाएगा ना वहां कुछ नहीं होगा। आप खुद देख लो, जो ही पकड़ने जाएगा ना तो एग्जैक्टली वहां कुछ नहीं होगा। तो अगेन ऑप्टिक्स में आप देख सकते हो इल्यूजन, ये इल्यूजन है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और फाइनली आपको इमेज कहाँ मिलने वाली है? 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख लो कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इमेज इज ऑब्टेन्ड एट 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोल। दिस इज इन फ्रंट ऑफ द पोल, दिस इज बिहाइंड द पोल। सो आपका जो इमेज है फाइनल इमेज, इट विल बी ऑब्टेन्ड एट 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोल। ये भी आप बोल सकते हो। होपफुली ये लेक्चर बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर से मैं प्रिज्म स्टार्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मुझे लगता है इस साल एक क्वेश्चन 100% प्रिज्म पे आएगा, और उस क्वेश्चन को हम यहां पे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो प्रिज्म का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखो। अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बाकियों से सब्सक्राइब कराओ, सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाओ। ये आपका काम है एग्जैक्टली। जितना भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, तो मेरा काम है कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कंटेंट स्टूडेंट कम्युनिटी को। स्टूडेंट कम्युनिटी का काम है एग्जैक्टली इस कंटेंट को स्प्रेड करना, क्योंकि मैं तो स्प्रेड नहीं ना कर सकता हूं। अब जितना हो सकेगा मैं स्प्रेड तो करते रहता हूं, बट अगेन आपका एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड करो, ताकि बहुत लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए। मैं कोशिश करता हूं एक बिल्ड बनाने की, हमेशा बेस से स्टार्ट करता हूं और एडवांस लेवल तक चले जाता हूं। तो आप देख सकते हो 2 रिफ्रैक्शन वाला केस बहुत आसान से मैंने इसको हैंडल यहां पे किया। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। आज के लिए इतना काफी। अपना ख्याल रखो।